हाय फ्रेंड्स, एडुमिनियस पे आप सबका स्वागत है। हम लोग शुरू कर चुके हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 से 12। ये है लेक्चर नंबर 9 जो है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। ये थोड़ा लेंदी होने जा रहा है लेक्चर या वीडियो, बट वेरी इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो रिकॉल करें, अगर पिछले लेक्चर की बात करें तो हम जानते हैं कि केंद्र स्तर पर एक तो लोकसभा होती है और दूसरा क्या होती है, राज्यसभा। और यहाँ से जो बिल पास होता है और फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक्ट हो जाता है। थोड़ा और डिटेलिंग में जाए तो लोकसभा क्या होता है, लोकसभा जनता का सदन होता है, मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। यहाँ क्या होता है कि जो भी इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, मतलब जो भी आम जनता है जिसकी उम्र जो है वो +18 ईयर्स की है, मतलब +18 के एज के जो भी एज ग्रुप के लोग हैं वो इनके इलेक्शंस में, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपीज़ कहलाते हैं वो लोकसभा के, उसमें उसके सिलेक्शन के लिए जो भी है वो आम चुनाव होता है, मतलब कोई क्लोज्ड इलेक्शन नहीं होता है। आपको पता है कि आम चुनाव जो 5 इयर्स में होते हैं वो लोकसभा के ही होते हैं। राज्यसभा का क्या है, 6 इयर्स पे कोई भी अगर एमपी चुने जाते हैं वो 6 इयर्स के चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है आपका मतलब क्लोज्ड इलेक्शन होता है, ओपन इलेक्शन नहीं होता है। तो जिस तरह लोकसभा केंद्र स्तर पर जनता का सदन है या लोक सदन है, वैसे ही राज्य स्तर पे क्या है, राज्य स्तर पे है वो विधानसभा है, मतलब विधान परिषद जो है वो राज्यसभा की तरह है। और जो विधानसभा है वो क्या है आपका, वो आपका हाउस ऑफ कॉमन्स हो गया, वो स्टेट के लिए हो गया। हाउस ऑफ कॉमन्स हो गया, मतलब यहाँ के जो इलेक्शंस होंगे ना वहाँ पे ओपन इलेक्शन होगा, मतलब +18 एज के ग्रुप के जो भी पर्सन होंगे, पीपल होंगे, वो इस इलेक्शन में एज अ पीपल, एज अ इलेक्टोरल वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तभी तो हम लोग चुनाव करते हैं ना। तो इसके बारे में और डिटेलिंग समझेंगे और जानेंगे कि क्या है। सो लेट्स सी, एक एग्जांपल है हिमाचल कॉन्स्टिट्यूंसी का। हिमाचल कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या है, ये रहा आपका हिमाचल, और यहाँ पे क्या है कि 68 कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है क्या नहीं, मैंने पूरा एक वो बनाया है, डिटेलिंग बनाई है कि हमें क्या क्या इसमें देखना है। लेजिस्लेटिव असेंबली, हाउस ऑफ कॉमन्स, एमएलए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये मैंने पूरी लिस्ट एक बनाई है। उससे पहले ये देख लेते हैं थोड़ा हिमाचल का। हिमाचल में क्या है कि 68 कॉन्स्टिट्यूंसी है, मतलब किसी भी स्टेट को, इधर इट इज़ पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार, यूपी, एनी स्टेट, द स्टेट इज़ डिवाइडेड इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज। और पर कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस क्या होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, मतलब आफ्टर 5 इयर्स क्या होते हैं कि जनरल इलेक्शंस होते हैं। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी से, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक पार्टिसिपेट जीतता है, और वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एमएलए, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आप ये देखिए 2 नंबर 1 नंबर, ये मतलब पूरा स्टेट जो है वो डिवाइड हुआ है सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब आपको लगता होगा कि 21 कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना बड़ा ये स्पेस क्यों है। ये इसलिए है क्योंकि ये क्या है ना, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मतलब यहाँ जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही सीमित मात्रा में है, जबकि ये जो आपके जो एरिया है, ये आपका जो एरिया दिख रहा है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा एग्जिस्ट करती है रेदर देन दिस एरिया। यू नो हिमाचल प्रदेश इज़ ए हिली स्टेट एरिया, सो इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा आपको दिख रही है, डेंसली पॉपुलेशन है, और दूसरे में कम है। और ये सारे ही कॉन्स्टिट्यूंसी है 41, 42, 30। तो द स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू 68 कॉन्स्टिट्यूंसी। विच स्टेट, हिमाचल प्रदेश। अब बात करते हैं सारे टर्मिनोलॉजीज़ की कि कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज़ को हमें समझना है।
तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम लेजिस्लेटिव असेंबली की, मतलब किसी भी राज्य की विधानसभा, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब ही होता है विधानसभा का हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब यहाँ के जो इलेक्शंस होते हैं ना, विधानसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें सब जो भी एज ग्रुप के हैं +18 वो पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसकी भी 18+ उम्र है वो उसमें इलेक्टोरल बनता है और अपना नेता का वो चुनाव करता है। हाउस ऑफ कॉमन्स है, मतलब जनता का सदन है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस नहीं है। दूसरा कि जो भी एमएलएस इसमें सिलेक्टेड होते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो 5 इयर्स का होता है, ठीक है। 5 साल के लिए हर एक एमएलए का चुनाव होता है। अब आगे भी देखेंगे कि जो भी सदन है वो भंग कैसे होता है, वो चीज़ भी आगे देखेंगे। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, मतलब यदि विधानसभा का चुनाव हो रहा है, मतलब एमएलएस का इलेक्शंस हो रहा है, तो एक प्रोसेस आती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसको थोड़ा डिटेलिंग में समझ लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है और अक्सर एग्ज़ाम्स में भी आता है। सबसे पहले कि अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो मान लीजिए कि ये एमएलए का इलेक्शन है, ठीक है, एमएलए इलेक्शन, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी आप कोई भी ले लीजिए। उसमें क्या है कि 4 जो हैं वो कैंडिडेट हैं, A B C and D, नाम रख देते हैं A B C and D। अब जो इलेक्शन कंडक्ट हुआ उसमें क्या हुए कि 5000 वैलिड वोट्स पड़े, ठीक है, 5000 जो है वो आपके वैलिड वोट्स हैं, ठीक है। अब कैंडिडेट ए को जो है वो 1000 वोट्स मिले, ठीक है, कैंडिडेट बी को जो है वो 1500 वोट्स मिले, वैसे ही कैंडिडेट सी को क्या हुए कि 2000 वोट्स मिले, और रेस्ट जो अमाउंट है वो कैंडिडेट डी को मिले, मतलब 500 हो गया ना, 2 3 2 5 5000 हो गया। अब क्या है कि इसमें उस एमएलए, मतलब उस व्यक्ति की जीत होगी जिसके पास मैक्सिमम वोट्स होंगे। आप देखिए कैंडिडेट सी के पास क्या है, 2000 वोट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा है, ए बी और डी से ज़्यादा है। तो ये पार्टी क्या हुआ, मतलब ये जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट सी, वो क्या हुआ, विन हो गया, कैंडिडेट सी क्या हुआ, विन हो गया। अब देखिए 5000 को अगर आप 50% करें तो 50% भी करते हैं तो 2500 होता है, मतलब 2500 वोट्स हुआ। बट इसको गेट कितने हो रहे हैं, 2000 वोट्स, फिर भी वो क्या हो रहा है, वो जीत जा रहा है। आप समझिए कि किसी भी इलेक्शन में जो आम चुनाव है, मतलब विधानसभा का राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर, आप समझिए कि केंद्र स्तर पे लोकसभा का और राज्य स्तर पे विधानसभा का जो भी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट्स गेन करता है वो चुनाव जीत जाता है, भले ही उससे 50% वोट से भी कम वोट क्यों ना मिले हों। इसी को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो इसमें कैंडिडेट सी क्या है, वो इलेक्ट हो जाता है। अब ये पार्टीज़ पे डिपेंड करती हैं कि अलग अलग पार्टीज़ के कैसे होते हैं। सपोज़ करिए किसी भी स्टेट में मेजरली 4 पार्टी है, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट एंड बीएसपी। ऐसे हमने 4-5 पार्टियां ले ली। अब ये क्या कर रहे हैं कि किसी भी स्टेट में है वो इसमें फ़ाइट करते हैं, सब अपनी अपनी कैंडिडेट्स को इलेक्शन में उतारते हैं। तो आपको तो पता है कि कोई भी कैंडिडेट क्या हुआ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से इलेक्ट हो गया। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में हमने देखा था
कि 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है यदि किसी दल को, मतलब किसी भी दल को जीतने के लिए, किसी भी पार्टी की सरकार बनाने के लिए हमें कितने सीट्स चाहिए, मतलब 68 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 सीट्स, मतलब 34 इधर हो गया और प्लस 1 35 सीट्स। हिमाचल प्रदेश में किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए एटलीस्ट 35 सीट्स चाहिए। अगर बीजेपी को चाहिए तो उसे भी चाहिए, इंडियन, मतलब किसी भी पार्टी को अगर उस स्टेट में खुद को जीतना है, खुद की पार्टी की सरकार बनानी है, तो 35 कैंडिडेट्स उनके सिलेक्टेड होने चाहिए। अब आप रिज़ल्ट देखेंगे, इसी चैप्टर में है कि बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में 44 सीट्स मिलती हैं और जयराम ठाकुर करके हैं जो वहाँ के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो ये समझ में आया कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, हाउस ऑफ कॉमन है, एमएलएस की टेन्योर जो होती हैं वो होती हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी समझ में आया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम समझ में आया, मेजॉरिटी पार्टी समझ में आई, मतलब 50% प्लस 1 सीट्स जो भी गेट करता है वो हो जाती है आपकी मेजॉरिटी पार्टी और वही होती है आपकी रूलिंग पार्टी। सपोज़ करिए किसी एक पार्टी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तब क्या होगा, तब बनेगी कोएलिशन गवर्नमेंट, मतलब गठबंधन की सरकार। सपोज करिए बीजेपी को गेट हुई 30 सीटें और आईएनसी को सीट हुई 15, ठीक है। खैर ये तो बहुत ही मुश्किल है कि बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोएलिशन हो। आप इसमें बीएसपी को ले लीजिए, मान लीजिए बीएसपी की सीटें हैं वो हैं 15 और बीजेपी की हुई 30, तो 30 और 15 कितना हुआ, 45, और चाहिए हमें कितना, 35 सीट्स, तो ये ज़्यादा है ना। तो फिर बीजेपी और बीएसपी ने क्या कर दिया, अपना गठबंधन बना लिया। बीजेपी और बीएसपी ने क्या किया, अपना गठबंधन बना लिया, कोएलिशन बना ली। तो जब भी किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो वो बनाते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। गॉट इट। अब चलते हैं हम आगे। मेजॉरिटी हो गया, रूलिंग पार्टी समझ में आ गया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हो गया। अब बात करते हैं ऑपोजिशन पार्टी की। रूलिंग पार्टी गेट इट, ऑपोजिशन पार्टी क्या होता है, उसी में हम देखें। मान लीजिए चार आपकी पार्टियां थी, कौन कौन सी, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट एंड बीएसपी ले लेते हैं, ठीक है। तो बीजेपी को मिली थी 44 सीट्स आउट ऑफ 68। अब बात करते हैं कि यदि 25 सीट्स मिल गई इंडियन नेशनल कांग्रेस को और रिमेनिंग इसके पास चली गई, कितना बचा, 5 और 9, 4 2 6, ये तो ज़्यादा हो गया, इसको मान लीजिए आप 20 है और यहाँ कितना हो जाएगा 68, इसको प्राप्त हुई, इसको सीट्स नहीं मिली। तो अब क्या होता है कि मेन रूलिंग पार्टी तो हो गई आपको बीजेपी, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या हो गई, ये हो गई आपकी ऑपोजिशन पार्टी, मतलब वो बड़ी पार्टी जो रूलिंग पार्टी के बाद आती है वो कहलाती है ऑपोजिशन पार्टी। तो बीजेपी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को 20 सीटें मिली, तो 20 कैंडिडेट्स उनके इलेक्ट हुए, तो इसलिए वो क्या हो गई, वो हो गई ऑपोजिशन पार्टी। इसका कुछ क्राइटेरिया भी है, जैसे टोटल सीट्स का 10% एटलीस्ट तो गेट होना ही चाहिए ऑपोजिशन पार्टी को। यहाँ पे बात की जाए, अगर 68 सीट्स है मतलब 6.8 तो हम ले नहीं सकते हैं, तो मतलब 7 सीट्स तो होनी ही चाहिए। लेकिन हिली स्टेट्स में क्या होता है कि कुछ और भी ज़्यादा सीटें भी होती हैं, लेकिन मेजरली ऑपोजिशन पार्टी के लिए 10% सीट से आपको चाहिए। हो गया, ऑपोजिशन पार्टी समझ में आ गया। अब बात करते हैं
कोरम हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं चीफ मिनिस्टर। जब आपकी रूलिंग पार्टी सेलेक्ट हो जाती है, मान लीजिए बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर कैसे सिलेक्ट किया वो देखते हैं। बीजेपी को मिली थी हिमाचल में कितनी 44 सीट्स, या फिर इनके 44 कैंडिडेट्स थे वो जो इलेक्ट हुए थे। अब क्या करते हैं, ये 44 सीट्स ये हो गया आपका विधानसभा, ठीक है। हम लोगों ने समझा था कि विधानसभा विधान परिषद, तो ये हो गया विधानसभा। अब इसमें ये जितने भी इलेक्टेड एमएलएज हैं, 44 जो कैंडिडेट्स इलेक्ट हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, 44 एमएलएज, ठीक है। ये अपने मतलब ये जो आपका विधानसभा है उसमें अपना एक नेता चुनेंगे। मतलब जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं वो अपना एक संसदीय दल का नेता चुनेंगे जो कहलाएगा मुख्यमंत्री, जो कहलाएगा मुख्यमंत्री। अब समझिए कि चीफ मिनिस्टर कोई और नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के क्या बने हैं, वो एमएलए बने हैं, लेकिन उनके फेवर में सारे एमएलएज जो उनके पार्टी के हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो रूलिंग पार्टी के एमएलएज हैं वो उन्हें सेलेक्ट करते हैं एज अ संसदीय दल का नेता, तो फिर वो कहलाते हैं चीफ मिनिस्टर, मतलब मुख्यमंत्री, मतलब मंत्रियों का मुख्य, ठीक है। अब आपने चीफ मिनिस्टर को क्या किया, सेलेक्ट कर लिया कि भाई ये हमारा संसदीय दल का नेता है, इसमें जयराम ठाकुर करके हैं वो बने हुए हैं। उसके बाद क्या है कि चीफ मिनिस्टर को फिर शपथ की बात आती है, तो शपथ कौन दिलाते हैं, वो दिलाते हैं गवर्नर, मतलब राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो उन्हें शपथ दिलाते हैं। अब समझिए कि जैसे ही चीफ मिनिस्टर ने अपना शपथ जो है वो लिया, मतलब चीफ मिनिस्टर ने क्या कर लिया, ओथ ले लिया, ठीक है, ओथ सेरेमनी हुई, इन्होंने ओथ ले लिया। अब क्या करते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर अपनी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मंत्रिमंडल। अब ये वेरियस मिनिस्टर्स को उसमें से सेलेक्ट करते हैं। अब वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टेट में, एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वेरियस डिपार्टमेंट्स जैसे होम मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, फिनेंस मिनिस्ट्री, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्रीज़, एजुकेशन मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये सब वेरियस डिपार्टमेंट्स के जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब जो उसके मेन पर्सन होते हैं, उसको कौन अपॉइंट करता है, उसको अपॉइंट करता है, मतलब एड और एडवाइस देते हैं चीफ मिनिस्टर। उन्हीं के एड ऑफ एडवाइस पे गवर्नर क्या है कि उनको उन सारे मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करते हैं और फिर उनको मंत्रिमंडल दिया जाता है। इसमें 3 टाइप के मंत्री होते हैं, पहला कैबिनेट मंत्री होता है, दूसरा राज्य मंत्री होता है और तीसरा उप मंत्री होता है। तो ये सारे जो भी आपको मिनिस्टर्स हैं वो एक पर्टिकुलर फिर से लेक्चर होगा जिसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशंस के डिफरेंट आर्टिकल्स बताऊंगी कि किस आर्टिकल्स के अंडर में चीफ मिनिस्टर आते हैं, किस में आपके गवर्नर आते हैं, किस में आपकी मिनिस्ट्रीज़ को मतलब मंत्रिमंडल को डिफ़ाइन किया गया है। ये सब का एक डिफरेंट लेक्चर होगा। यहाँ पर एक जनरल व्यू है कि क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर्स तो पहले सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो एड एंड एडवाइस देते हैं गवर्नर को कि इनको क्या किया जाए, फिनेंस सेक्रेटरी दिया जाए, मतलब वित्त मंत्री बनाया जाए। फिर किसी को बोलते हैं कि इसको लोक स्वास्थ्य विभाग दिया जाए, किसी को बोलते हैं सहकारिता विभाग दिया जाए। तो वेरियस डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो इसमें मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये तय करते हैं चीफ मिनिस्टर, बट अपॉइंट करते हैं कौन, गवर्नर। तो ये पूरा आपको थोड़ा सा ओवरव्यू समझ में आया होगा कि चीफ मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होते हैं, गवर्नर कैसे होते हैं
और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स कैसे होता है। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ ए लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर का वर्क होता कैसा है। आपको पता है कि एक जैसे ये सदन है और ये विधानसभा हो गया, ठीक है। इसमें वेरियस एमएलए जो हैं वो क्या करते हैं, बैठते हैं और एक डेस्क टाइप की बनी होती है, आगे आपको फ़ोटो भी मिलेगा। उसमें क्या होता है कि राइट और लेफ़्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो जो रूलिंग पार्टी होती है वो राइट साइड में बैठती है और जो ऑपोजिशन होता है वो लेफ़्ट साइड में बैठता है। अब बात करते हैं कि वर्किंग ऑफ ए लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर बनता कैसे है। अब क्या हुआ कि चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे गवर्नर ने क्या किया कि अलग अलग मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर दिया और एमएलएस तो सारे सेलेक्ट हुए ही थे। तो एक तरफ बैठती है रूलिंग पार्टी और दूसरी तरफ बैठती है ऑपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी मैंने जैसे बताया था कि जो भी हाफ सीटों से ज़्यादा, मतलब जैसे 68 सीट्स थी हिमाचल की, उसका हाफ करते हैं तो 34 + 1, मतलब जो भी रूलिंग पार्टी होगी वो 35 सीट्स लेके राइट विंग में बैठेगी और जो रूलिंग पार्टी के बाद की सबसे बड़ी पार्टी होगी वो लेफ़्ट साइड में बैठेगी और वो कहलाएगी ऑपोजिशन पार्टी। इस एग्ज़ाम्पल में हम लोगों ने मान लिया था कि कांग्रेस को हम लोगों ने मान लिया था और बीजेपी रूलिंग पार्टी थी, तो यहाँ पर क्या है 44 सीट्स के साथ वो बैठी हुई है। अब होता है यहाँ पर हर चीज़ों की, मतलब जनरल चीज़ों जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, उनका यहाँ पे प्रॉब्लम बोला भी जाता है और सुना भी जाता है। दूसरे उसके सवाल जवाब भी होते हैं हर जगह से। तो इसमें एक चीज़ आती है कि कोरम। कोरम क्या होता है कि किसी भी सदन में उसकी कार्यवाही को चलाने के लिए 10% ऑफ टोटल जो सीट्स हैं वो होनी चाहिए, तभी क्या है कि कोई भी सदन की कार्यवाही मतलब स्टार्ट होगी। सपोज़ करिए 68 सीट्स थी, उसमें क्या है मतलब 7 तो रहने ही चाहिए, लेकिन हिली स्टेट्स में क्या है कि 10 पर्सन्स होने चाहिए। मतलब किसी भी कार्यवाही को शुरू करने के लिए एटलीस्ट 10 एमएलएज होने चाहिए, तभी क्या होगा कि उस सदन की कार्यवाही चलेगी। तो ये आपका होता है कोरम। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ ए लेजिस्लेचर। वर्किंग ऑफ ए लेजिस्लेचर में क्या होता है कि हर मुद्दे को या तो रूलिंग के द्वारा बोला जाता है, मतलब समझाया जाता है, या फिर ऑपोजिशन उसको क्वेश्चन करती है कि हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है, हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है। आइए इसको थोड़ा और डिटेल से इसमें ये देखिए, ये डेस्क है आपका वही विधानसभा का, और इधर राइट विंग में आपको रूलिंग पार्टी दिखेगी और लेफ़्ट विंग में आपको ऑपोजिशन पार्टी दिखेगी। अब क्या होता है कि एमएलए नंबर 1 यहाँ देखिए 1 2 3 ये आपको 4 5 6 ऐसे करके दिया हुआ है, और सारे एमएलए जो हैं वो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। अब इस क्वेश्चंस का भी अलग अलग टाइप होता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको रिटन में आंसर देना है और किस टाइप के क्वेश्चन में आंसर आपको एट द प्रेजेंट टाइम देना है। तो उसको भी थोड़ा डिटेल में और बाद के लेक्चर्स में समझेंगे। अभी एक जनरल व्यू समझते हैं कि यहाँ क्या करते हैं एमएलए जो है वो क्वेश्चंस आंसर करते हैं। जनरली ऑपोजिशन पार्टी क्या करता है कि रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन पूछता है। इसमें इस चैप्टर में एग्जाम्पल दिया गया है 2 केस का। पहला कि किसी एरिया में क्या है कि डायरिया जो है वो पेंडेमिक की तरह फैला हुआ है। पेंडेमिक ना भी कहें तो थोड़े कुछ स्तर पे डायरिया की शिकायत है। दूसरा क्या है कि क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी की इशू है, मतलब स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो क्लीन वाटर का इशू है एक जगह और एक जगह डायरिया की इशू है। तो जो भी ऑपोजिशन पार्टी है वो रूलिंग पार्टी पे क्लेम करती है, जनरली वो ब्लेम करती है, भाई आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो, यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे है वैसे है।
तो फिर रूलिंग पार्टी क्या है कि वो या तो अपने क्वेश्चंस, उनके क्वेश्चंस को आंसर देती है कि हम लोग ठीक है, इस एरिया में ये प्रॉब्लम है और हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, या फिर वो ये भी बोलते हैं कि भाई आप लोग एग्जेगरेट करके चीज़ें बोल रहे हो, आप ऑपोजिशन में हो तो इसका आप गलत फ़ायदा उठा रहे हो, या ज़बरदस्ती आप ऑपोजिशन कर रहे हो। तो ये एक तो हम लोगों ने देखा था कि विधि यहाँ बनती है लेजिस्लेचर में। दूसरा यह काम क्या होता है कि यहाँ पे हर एक चीज़ जो भी आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड है या जो भी पब्लिक इशू है उस पर क्या होता है कि बहस होता है रूलिंग में और अपोजिशन में। यहाँ पर आपको एक चेयरमैन होते हैं जो उस कार्यवाही को, सदन की कार्यवाही को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ताकि सब लोग डिसिप्लिन में रहें और क्वेश्चंस आंसर हो भी तो समय से हो, डिसिप्लिन में हो और प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है, तो ये पूरी कार्यवाही हुई आपकी विधानसभा की, स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेचर की। अब जनरली जो भी बहस हुई अंदर उसमें क्या होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है कि सारे मीडिया कर्मी को बुलाती है। एक्चुअली क्या है, मीडिया डेमोक्रेसी का 4th पिलर भी माना जाता है और मीडिया के थ्रू ही गवर्नमेंट अपनी बात पब्लिक तक रख पाती है, और पब्लिक की बात समझने के लिए भी मीडिया एक बीच का मतलब वे है। वो क्या है, एक तरह से गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में वे ऑफ कम्युनिकेशन है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्या करती है, गवर्नमेंट अपनी बात जो है वो पब्लिक तक रखती है। दूसरा ये चीज़ दिया है कि प्रोटेस्ट, यदि गवर्नमेंट से कोई नाराज़गी रहती है तो एक तो बहस आपका लेजिस्लेचर में चलता है, दूसरा आपका प्रोटेस्ट जो है वो आम जनता यानी आम पब्लिक भी करती है, जिसके एवज में गवर्नमेंट क्या करती है, या तो अपने डिसीजंस को जो उसने ले रखे हैं उसको क्या करती है, बैकफुट पे आती है, उसको वापस लेती है, या फिर उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके फिर से वो लॉ चेंज करती है, या फिर कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करके दोबारा से उसको इम्प्लीमेंट करती है, या अगर ज़्यादा प्रोटेस्ट हो तो फिर उसको बिल्कुल से वापस ले लिया जाता है। तो ये क्या था कि पूरा एक चैप्टर था, चैप्टर में चीज़ें समझाई गई थी, मैंने थोड़ा सा और डिटेलिंग में उसको समझाया है। आई होप आपको पसंद आएगा। सो थैंक यू गाइज़, थैंक यू।